हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर भोजन संग्रह से उत्पादन तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 एंड 2 को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। तो उन वीडियोस की तरह ही हम इस वीडियो में भी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते चलेंगे। वीडियो के शुरू में थोड़ा सा डिस्कशन हम इस चैप्टर के नाम पे करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो जब हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था तो हमने देखा था कि आरंभिक मानव जो थे वो एक आखेटक यानी कि शिकारी और कुशल खाद्य संग्राहक थे, यानी कि वो अपने खाने की जो वस्तुएं होती थी उनकी उसको इकट्ठा किया करते थे। जैसे पत्तियां हो गए, फल फूल हो गए, पौधों के जड़ या फिर मछलियां, जो भी कुछ होता था वो इकट्ठा करके रखते थे। और उन्होंने फसलों को उगाना नहीं सीखा था, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उन्होंने फसलों को उगाना कैसे सीखा। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। यहाँ पे बात की जा रही है विभिन्न प्रकार की भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं किया, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था। फिर आगे बात की जा रही है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो चैप्टर 2 जब हम देख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया कि खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। फिर आगे देखेंगे, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो अभी जो सूअर होते हैं, कुछ सूअर पालतू होते हैं और जंगली सूअर जो होते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। उसी प्रकार ये जो कुत्ता, अभी जो पालतू कुत्ता होता है, इसी प्रकार पहले ज़माने में जो कुत्ते थे वो जंगली कुत्ते थे। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। फिर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से वो पशुपालक बन गए होंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया। तो यहाँ पे कुत्तों को इसलिए पालतू बनाया गया होगा क्योंकि कुत्ते जो हैं उनमें सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए किसी भी जानवर या फिर आने वाले खतरों को वो देख कर समझ जाते थे और उनके जो मालिक हुआ करते थे उनको चौकन्ना कर देते थे। इसलिए कुत्तों को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था। आगे देखेंगे बसने की प्रक्रिया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। यही इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावनाएं कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके।
उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी कि वो जिन जानवरों को पालना पसंद करते थे जो हिंसक ना हो, जो अहिंसक हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के सींग और दांत छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन जंगली सूअर का है और कौन से पालतू सूअर का। तो यहाँ पे हमने देखा और हम क्लियर हो गए हैं कि छोटे जो भी जानवर पालतू होते थे उनके दांत और सींग जो है वो छोटे होते थे। तो ये जो दांत है ये पालतू सूअर के होंगे और ये जो है वो जंगली सूअर के होंगे। क्लियर होगा। फिर आगे बात की जा रही है कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि बसने की जो प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई। तो वो करीब 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। आगे देखेंगे, एक नवीन जीवन शैली। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अनाज के उपयोग क्या क्या थे। तो बीज के रूप में अनाज का वो उपयोग करते थे, खाद के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे और भंडारण के लिए भी करते थे ताकि आगे वो उसका यूज कर सके ज़रूरत पड़ने पर। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। फिर आगे है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हो और इसका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले जो थे वो मुझे नहीं लगता कि बर्तन बनाते होंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय कृषि यानी कि खेती करने की कला उनके पास नहीं थी। उन्होंने खेती करना नहीं सीखा था और वे जीवन भर जो उस टाइम में जो थे वो जीवन भर भोजन की तलाश में ही इधर उधर घूमते रहते थे और वे इतना अधिक भोजन इकट्ठा भी नहीं कर पाते थे कि उन्हें रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़े। फिर आगे देखेंगे कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर कैसे चलते फिरते खाद्य भंडार थे, इसको डिटेल्स में समझेंगे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है और साथ ही दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो जानवर जो थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे थे, उनसे दूध भी मिलता था और ज़रूरत पड़ने पर वो उसका मांस भी खा जाया करते थे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो भोजन के अतिरिक्त हमें जो जानवरों से मिल सकता है वो जानवरों की खाल से चमड़ा मिलता है जिसका उस समय में वो कपड़ों के लिए यूज किया करते थे। फिर जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते थे, ये भी यूज में आता था। फिर इसके साथ ही जानवर सामान ढोने और गाड़ी खींचने के काम भी आते थे क्योंकि उन्होंने लकड़ियों की गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था। आगे देखेंगे, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो यहाँ पे बात की जाइए कि मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 देखो। यहाँ पे तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे होंगे जो कि हमने चैप्टर 2 जब कंप्लीट किया था तब देखा था। इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है कि जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से कुछ हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो अनाज और हड्डियाँ, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, ये जो इनके जो अवशेष मिले हैं, इनकी जो हड्डियाँ मिली है पुरातन काल के, वो मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित है वहाँ पे मिली है। फिर यहाँ पे दी गई है चावल,
जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डीवा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पर मिला है। फिर है चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा जो कि यूपी में है वहाँ पे मिला है। फिर गेहूं और दलहन, इसके जो अवशेष मिले हैं वो ग्रुफकाल जो कि आधुनिक कश्मीर में पड़ता है वहाँ है। फिर है गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इनके जो अवशेष मिले हैं वो बुरझोम जो कि आधुनिक कश्मीर में स्थित है वहाँ मिला है। फिर आगे देखेंगे गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल, इसके जो अवशेष मिले हैं वो चिरांद जो कि आधुनिक बिहार में स्थित है वहाँ मिला है। फिर है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर जो कि हुल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिला है। फिर आगे बात की जा रही है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, इनके जो अवशेष मिले हैं वो पय्यमपल्ली जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है वहाँ मिले हैं। अस्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बोझोम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों में आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि चित्रकारी भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। आगे बात की जा रही है अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत अस्पष्ट रूप से इस बात के बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है कि इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहा जाता है। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। तो यहाँ बॉक्स में दिया गया है उसके बारे में। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन को तैयार करने, बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसल को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, अनाज तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ किया करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। नेता का अर्थ होता है नेतृत्वकर्ता। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इसमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाज से भिन्न होते हैं।
इन अन्य समाज के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ और महिलाएं क्या क्या काम करती हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों किया करते थे। तो पुरुष जो थे, अभी हमने पढ़ा कि वो जानवरों को चराना, शिकार करना और मछली पालना ये सब किया करते थे। और फिर महिलाएं जो होती थी वो बीज बोना, पौधों की देखभाल करना और फसल काटना, अनाज को कूटना, पीसना ये सब किया करती थी। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वो समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो। मान लो कि लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि यानी कि स्टेज 4 पे रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो इसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद का स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तर 2 और 3 को देखो कौन सा ज़्यादा पुराना है। तो अभी हमने इसको डिटेल में जाना, तो स्तर 3 जो होगा वो ज़्यादा पुराना होगा स्तर 2 से। फिर आगे देखेंगे, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ की ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि कौन से जगह पर मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। तो वो बकरी को इसलिए दफनाया गया था कि मतलब अगले जन्म में वो बकरी को खाए मे बी। मेहरगढ़ का एक चित्र यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखें। फिर आगे बात की जा रही है दाओजली हेंडिंग के बारे में। तो दाओजली हेंडिंग जो कि हमने मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 में देखा था, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। तो दाओजली हेडिंग कहाँ है वो जाना हमने कि ये ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खड़ाल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, जैसे कि कोरोना आया। सॉरी, यहाँ जोक सपाट। फिर आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म यानी कि प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, उनके औजार और बर्तन भी मिले हैं। आगे देखेंगे, अन्यत्र है, इसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे क्वेश्चन से। क्या पूछेगा, इससे कुछ रिलेटेड पूछता नहीं है एग्जाम में, तो इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताओ कौड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता था। तो कौड़ियाँ और सीपियाँ जो थी उनका जो उपयोग होता था वो आकर्षक आभूषण ज्वेलरी बनाने में, उस टाइम के लोग जो थे वो ज्वेलरी के लिए कौड़ियों और सीपियों का यूज किया करते थे। आगे देखेंगे, कल्पना करो अगर तुम्हारे पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा हो तो तुम कौन सी फसल उगाओगी, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उन्हें कैसे बोओगी, अपने पौधों की देखभाल कैसे करोगी और कैसे यह समझोगी कि अब फसल काटने लायक हो गए हैं। तो अभी हमने इसको पढ़ा। अब अगर हमसे ये पूछा जा रहा है तो हमको इमेजिन करना है और ये इसका आंसर देना है। तो क्या जवाब होना चाहिए आपका कि ऐसी परिस्थिति में हम अपने क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्य फसल उगाएंगे, बीज खरीद के लाएंगे, ज़मीन की जुताई करेंगे और फिर फसल बोएंगे। फसल की निराई यानी कि उनकी बुआई करने के बाद कीटनाशक का छिड़काव, उर्वरकों का प्रयोग यानी कि खाद डालेंगे, फिर सिंचाई और फसल की पक्षियों और जानवरों से रक्षा करेंगे। एंड देन जब वो पक जाएंगे, सभी फसल पकने के बाद जब वो पूरी तरह से बन जाते हैं, पकने के बाद वो हल्का पीले कलर का हो जाते हैं, तब हम उसकी कटाई कर लेंगे। अब यहाँ पे बात की गई है कि इस चैप्टर में उपयोगी शब्द हमने क्या क्या देखा। कृषक जो कि खेती करते थे, पशुपालक जो पशुओं को पाला करते थे, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर और कब्र, ये हमारे चैप्टर में उपयोगी वर्ड है। आगे देखेंगे हम, यहाँ कुछ क्वेश्चन है। अगर आपने पाठ को अच्छी तरीके से देखा है, पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो वो जो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, उनके रहने का क्या कारण था कि खेती करने वाले लोग जो थे वो एक ही स्थान पर इसलिए रहा करते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने और फिर फसल की देखभाल करने के लिए उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता था। फिर क्वेश्चन 2 है हमारा, पृष्ठ 25 की तालिका देखो। नेनुओं अगर चावल खाना चाहती है तो उन्हें किस स्थान पर जाना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि चावल कहाँ कहाँ मिलता था, वो जो बताया गया था किस चीज़ के कहाँ अवशेष मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो कोल्डीवा जो कि यूपी में है, वहाँ भी चावल के अवशेष मिले हैं, और महागढ़ा ये भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी चावल के अवशेष मिले हैं। तो उसे महागढ़ा या फिर कोल्डीवा अगर वो उस टाइम होती तो वहाँ पे जाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे निचले स्तरों पर जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें हिरण और जंगली सुअर प्रमुख थे। इससे यह पता चलता है कि वो काफ़ी हद तक शिकार पर ही निर्भर थे। लेकिन इसके बाद जैसे कि स्टेजेस में हमें दिखाए गए हैं, उसके ऊपरी स्तरों की जब खुदाई की गई तो उसमें भेड़ बकरियों की हड्डी ज़्यादा मिली है, जिसके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि उस काल में लोग पशुपालन पर निर्भर हो चुके थे। यानी कि पहले जो थे वो शिकारी थे और बाद में पशुपालक बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही है या फिर गलत है बताओ। तो यहाँ पे है क, हुलूर में ज्वार बाजरा मिलता है। तो हुलूर में ज्वार बाजरा मिला है, ये कथन जो है वो सही है। फिर है बुरजहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। फिर है चिरांद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, तो नहीं, अभी हमने देखा है कि चिरांद जो है वो आधुनिक बिहार का पूरा स्थल था, इसलिए ये कश्मीर में नहीं पड़ता है। फिर घ है कि जेडाइट जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा, तो हाँ ये बिल्कुल सही था। और फिर आगे दिया गया है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात की जा रही है। बसने की प्रक्रिया, तो बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ था वो अभी हमने देखा 12,000 वर्ष पहले था, पहले से हुआ था। फिर है मेहरगढ़ में बस्ती बनने का आरंभ, यानी कि कब से मेहरगढ़ में बस्तियां बननी शुरू हुई थी, तो लगभग 8,000 साल पहले। यहाँ पे दिया गया है, आओ चर्चा करें। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, इस पे 3 अंतर बताना है हमको। तो कृषक जो थे और जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, उनमें क्या अंतर था। तो कृषक पशुपालक का जीवन अस्थायी था, यानी कि वो एक जगह पे टिक के रहते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक जो थे वो अस्थायी थे, क्योंकि इनको भोजन की खोज में घूमना पड़ता था, यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता था। फिर सेकंड जो है अंतर उनका वो ये है कि कृषक पशुपालक कृषि और पालतू जानवरों पर आश्रित थे, आधारित थे उन पर, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक जो थे उनका जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादों पर आधारित था। थर्ड है कि कृषक पशुपालक रहने के लिए आवासों का निर्माण करते थे, जबकि शिकारी जो थे, खाद्य संग्राहक जो थे, वो गुफा और कंदराओं में रहा करते थे। अब ये आओ करके देखे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। तो चैप्टर 3 अभी हमने कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।